हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है शून्य कोट की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया होती क्या है। पहली बात तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका समीकरण, वेग समीकरण क्या बनता है उसको भी जानेंगे, और फिर इसके जो है उदाहरण कौन से हैं, उदाहरण को भी हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, बस केवल आप देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया होती क्या है और इसका समीकरण क्या निकलता। देखो बच्चों, अगर हम बात करें शून्य कोट की अपक्रिया, तो भाई वह अपक्रिया जिनकी सांद्रता अभिकारक पर निर्भर ना करे। भाई ऐसी अपक्रिया जिनकी सांद्रता जो है अभिकारकों पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। भाई कोट क्या है, शून्य है, तो इसका मतलब जो हमारा अभिकारक लिखा गया है उस पर कुछ निर्भर ही नहीं कर रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी अपक्रिया तो शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगी। तो वही कहा गया कि शून्य कोट की अपक्रिया का वेग, क्यों किसकी बात कर रहे हो, वेग की बात कर रहे हैं ना। तो शून्य कोट की अपक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, जो हमारा अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया नहीं, याद हो जाएगा नहीं। अरे शून्य कोट की अपक्रिया बता रहे हो ना, तो सीधी सीधी बात बताओ कि शून्य कोट की जो अपक्रिया होगी वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो अपक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया ना। अब इसके उदाहरण की बात करें कि कौन कौन सी अपक्रिया शून्य कोट में आती है, तो सबसे पहला रिएक्शन आप देख लो उदाहरण पे। जैसे मान लो H2 है और Cl2 है और बनेगा HCl, अब किसके प्रेजेंस में बन रहा है, Hb, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा, ये अपक्रिया कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब होगा। तो चूंकि श्रेय कौन ले रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो इसमें जो रिएक्टेंट है अभिकारक है इसके वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो ये आपका शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगा, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगा। तो भाई शून्य कोट की अपक्रिया का वेग जो होगा वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब भाई अपक्रिया कब हो रहा है, जब प्रकाश मिल रहा तब हो रहा है, प्रकाश ना दिया जाए तो ये दोनों अपक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ गई। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण अगर आप जानना चाहें तो आप H2 प्लस Br2 भी लिख सकते हो, ये भी Hb तो बन जाएगा 2HBr, तो ये भी आपका शून्य कोट की अपक्रिया जो है कहलाती है। समझ में आ गया ना। चलिए अब इसका हम वेग समीकरण देख लेते हैं कैसे बनता है। मान लीजिए ये हमारा A है और ये हमारा उत्पाद बनाएगा, उत्पाद मान लीजिए A है और ये उत्पाद बनेगा, तो इसका जो वेग समीकरण होगा आप बताएंगे शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण, यानी शून्य कोट की अपक्रिया का जो समीकरण होगा। अब इस समीकरण की अगर हम बात करें तो ये हमारा बन जाएगा dx/dt बराबर के a की पावर 0 कर देंगे। ध्यान समझिएगा, a की पावर 0 लिख दिया जाएगा। अब जिसकी पावर भाई इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, अभिकार इसका जो वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो dx/dt बराबर के a की पावर 0 लिख देंगे क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और जहां a जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आपका आ जाएगा dx/dt बराबर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर के हो जाएगा। अब इस समीकरण का समाकलन करने पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, dx बराबर के dt लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। इस समीकरण का समाकलन करोगे तो समाकलन का निशान लगाओगे, ये dx हो जाएगा, के का तो होगा नहीं, ये dt हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो जब ठीक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाई dx की जगह x हो जाएगा, के रहेगा ही रहेगा, dt की जगह पे t प्लस c होता है। समझ में आ गया नहीं, इतना बनेगा। ये समीकरण आपका एक मान लीजिए,
तो यदि भाई इसी में यदि x बराबर 0 कर दिया जाए और t बराबर 0 कर दिया जाए तो c बराबर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अरे जब x 0 हो गया, t 0 हो गया तो ऑटोमेटिक c बराबर 0। तो जब इतना हो जाएगा तो अब इस c का मान, c की जगह यहाँ पे अगर 0 रख दिया जाए, c की जगह पे अगर 0 रख दोगे तो बचेगा क्या भाई x बराबर, अरे यहाँ c बराबर 0 हो गया ना भाई, x बराबर 0, t बराबर 0, c बराबर 0 हुआ। अगर हम इसी पे c की वैल्यू 0 रख देंगे तो फिर इतने तो बचेगा। अरे रखने के बाद ये 0 आ गया, फिर एक बार सबकी रखे ना, x की वैल्यू 0 रखे, t की वैल्यू 0 रखे तो c की वैल्यू 0 बना, 0 हुआ कि नहीं हुआ। अरे इसमें अगर रखोगे t की वैल्यू, x की वैल्यू आपने 0 रखा, ठीक, t की वैल्यू 0 रखा तो c की वैल्यू क्या बचा, तो c की वैल्यू क्या होगा बताओ, 0 होगा ना। तो अब यहाँ इसी समीकरणों में अगर 0 यहाँ रख देंगे तो ये समीकरण नए रूप में आ नहीं जाएगा, x बराबर kt है? अगर यहाँ हम 0 रख दे तो ये यतरे तो बचे, तो बस वही तो हम कह रहे हैं, यही समीकरण हमारा वेग समीकरण 0 ऑर्डर का हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, इसी समीकरण में x बराबर 0 रख देना, t बराबर 0 तो c बराबर 0 मिल जाएगा, और जब c बराबर अगर आप 0 रख देते हैं तो x बराबर kt, यही आपके शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण प्राप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई। शून्य कोटि की अगर आप अर्ध आयु काल जानना चाहते हैं तो इसका अर्ध आयु काल, अगर इसके अर्ध आयु काल की बात करते हैं तो t 1/2 याद रखिएगा समानुपाती a होता है। समझ में आया कि नहीं, इसका अर्ध आयु काल जो होगा t समानुपाती a होता है, बस इतना याद रखना है किसका, शून्य कोटि की अपक्रिया का। क्लियर, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना, इसका याद करना पड़ेगा t हाफ बरा समानुपाती a। तो ये तो थे आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है और इसका उदाहरण, और फिर शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण कैसे बनता है, वेग समीकरण, और साथ में इसके अर्धायु काल। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।